हेलो फ्रेंड, जितिन क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी से संबंधित 30 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, ठीक है। यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट के एग्जामों में। तो आइए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्लास डेली 7 बजे होती है, ठीक है। ये क्लास देखिए डेली 7 बजे होती है। तो दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो इसमें दोस्तों बताना है, सभी को बताना है। निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्धवर्तनी, सुलेख, सुतलेख, आशु भाषण। तो इसका देखिए राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, आशु भाषण। अब आशु भाषण के बारे में जानेंगे ये क्या है, ठीक है, क्या है। तो देखिए मौखिक, ये आशु भाषण मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है आशु भाषण। देखिए भाषण का वह तरीका है, आशु भाषण जो है भाषण का वह तरीका है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण के ठीक पहले पूर्व विषय बताया जाता है, ठीक है। जब भाषणकर्ता भाषण देने जाता है तो उसको सबसे पहले भाषण के पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इसके बारे में बोलना है। तो ठीक है, ये हो जाएगा आशु भाषण। तो शेष सभी लेखन से संबंधित है, मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको कोई भी विषय इसी पे बोलना है, इसमें कोई भी हो, सभी लेखन से संबंधित है। तो इसका दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे, 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देंगे। देखिए हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो दोस्तों सभी को पता होगा, जल्दी से राइट आंसर करेंगे। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा में देखिए 18 बोलियां हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 बोलियां कौन कौन सी हैं और कहाँ पे बोली जाती हैं। देखिए हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। हिंदी को देखिए 5 उपभाषा में विभक्त कर दिया गया है, जो इस प्रकार है। देखिए पूर्वी हिंदी जो है बघेली, छत्तीसगढ़ एवं अवधी में बोली जाती है और देखिए बोली है। और पश्चिमी हिंदी जो है ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बुंदेलखंडी, कन्नौजी एवं बांगरू बोली है। और बिहारी हिंदी जो है मैथिली, मगही एवं भोजपुरी बोली है। और देखिए राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं, मालवी आ जाएगी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी बोली आ जाएगी। और पहाड़ी हिंदी में देखिए कौन कौन सी बोली आएंगी, पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी एवं गढ़वाली बोली है, ठीक है। तो इनकी बोलियों को मिलाकर देखिए कितनी बोली बन जाएंगी, कुल 17 बोलियां बन जाएंगी। और एक दक्कनी हिंदी जो है हिंदी का ही रूप है वो, तो उसको मिलाकर कुल हमारी कितनी हो जाएंगी, 18 हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर करेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। 33 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए भारतेंद्र युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है। तो कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, सरस्वती माधुरी, कल्पना ज्ञानोदय, नवनीत कादम्बिनी। तो इसमें भारतेंद्र युग में कौन सी प्रकाशित हुई थी, तो इसमें बताना है देखिए कौन सी पत्रिका। तो इसमें एज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप, ठीक है। कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप। अब देखिए कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी ये कब प्रकाशित हुई, तो 1866 में ये प्रकाशित हुई। और ये जो हिंदी प्रदीप है ये कब प्रकाशित हुई, ये 1877 में प्रकाशित हुई। और देखिए ये जो कवि वचन सुधा है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा काशी से प्रकाशित की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा काशी से, ठीक है, काशी से प्रकाशित की गई, काशी से प्रकाशित की गई। और ये जो हिंदी प्रदीप है, ये जो हिंदी प्रदीप है इसको 1877 में बाल कृष्ण, ठीक है, बाल कृष्ण के द्वारा प्रयाग से, ठीक है, प्रयाग से प्रकाशित किया गया, प्रयाग से, ठीक है, प्रयाग से प्रकाशित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए तत्भव पत्रिका के संपादक का नाम है लीलाधर जगुड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय और अखिलेश। तो इसमें राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 34 नंबर में राइट आंसर करना है
देखिए, ये जो तत्भव पत्रिका के संपादक थे, ये अखिलेश जी थे। कौन थे? अखिलेश जी थे। ठीक है, अखिलेश जी थे। और यह लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी? लखनऊ से। ठीक है, लखनऊ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी। और ये कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। ठीक है, मासिक पत्रिका थी। कैसी? मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका थी। ठीक है, मासिक पत्रिका थी। और देखिए, ये जो कि मूलतः आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? आधुनिक रचनाशीलता पर आधारित थी। ठीक है, तत्भव पत्रिका। ठीक है, तत्भव पत्रिका के संपादक कौन थे? अखिलेश जी थे। और कहाँ से प्रकाशित हुई? लखनऊ से। और कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। तो इसका देखिए दोस्तों, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे, 35 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 35 में देखिए, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। ठीक है, तो इसका देखिए अर्थ समझ लीजिए पहले। सबसे पहले तो 35 में देखिए, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। तो यह पंक्ति देखिए जगनीकृत परमाल रासो मतलब आल खंड से है। ठीक है, यह ग्रंथ देखिए आहला छंद से रचित है। किससे? आहला छंद से रचित है। तथा वीरों में उत्साह जगाने वाला है। ठीक है, वीरों में उत्साह जगाने वाला है। वीरों में उत्साह जगाने वाला है। विद्यापति की कृतियों, ठीक है, विद्यापति के कृतियों कीर्त कला, कीर्त पताका तथा पदावली है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। ठीक है, किसने? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। किसकी? चंद बरदाई जो है ये किसकी रचना की? पृथ्वीराज रासो की। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की ठीक है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। ठीक है, और तथा देखिए जो नरपति नाल है, नरपति नाल ने वीसल, ठीक है, वीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? वीसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखा। वीसल देव रासो, ठीक है, रासो ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? ग्रंथ इन्होंने। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जगनिक। ठीक है, जगनिक हो जाएगा इसका। ठीक है, जगनिक, जगनिकृत परमाल रासो। ठीक है, जगनिकृत परमाल रासो जी की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने से किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो बताएंगे जल्दी। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा का जो प्रयोग है वो लिखने एवं बोलने में किया जाता है। और अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। अंग्रेजी क्या है वहाँ की? अंग्रेजी क्या है यहाँ की? राजभाषा है अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजी क्या है यहाँ की? राजभाषा है। कहाँ की? मॉरिशस की, मॉरिशस की राजभाषा है। और जो लिखने और पढ़ने का काम, बोलने का काम किया जाता है वो हिंदी भाषा में किया जाता है। ठीक है, मॉरिशस में देखिए हिंदी का इतिहास 150 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है? 150 वर्ष। जैसे साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शिक्षण माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, मतलब मॉरिशस। ठीक है, तो चलेंगे आगे। 37 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए पूछा है, सूर सागर किस भाषा की रचना? अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। अब जल्दी से सभी लोग बताएंगे सूर सागर किस भाषा की रचना है। तो दोस्तों सूर सागर की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। तो देखिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सूर सागर जो है सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। देखिए इसके प्रथम 9 स्कंद है। कितने स्कंद है इसके? 9 स्कंद है। संक्षिप्त तथा दशम स्कंद का अति विस्तृत है। इसमें भक्ति का प्राधान्य है। कृष्ण की बाल लीलाओं तथा भ्रमण गीत का संकलन है। विदित हो कि तुलसी
द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधी है। ऐसा प्रसिद्ध है कि ब्रज भाषा कृष्ण काव्य की तथा अवधी भाषा राम काव्य की प्रमुख भाषा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देंगे। देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत कविता, ठीक है, कविता किसने लिखी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। वीरों का कैसा हो बसंत, तो जल्दी से बताइए ये कविता किसने लिखी? सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी, या सुभद्रा कुमारी चौहान ने, या माखनलाल चतुर्वेदी ने, या रामधारी सिंह दिनकर ने? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, वीरों का कैसा हो बसंत, ये देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा, देखिए सुमित्रा और सुभद्रा में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लिखी है इसको, वीरों का कैसा हो बसंत सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है, ठीक है। अब देखिए, ये इनके द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। कैसी प्रतिष्ठित कविता है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस की एकमात्र कवित्री थी। किसकी? वीर रस की, ठीक है। वीर रस की एकमात्र कवित्री थी, ये भी बात ध्यान में रखना है, वीर रस, ठीक है। वीर रस की एकमात्र कवित्री थी कौन? सुभद्रा कुमारी चौहान। और देखिए, झांसी की रानी इनकी अन्य प्रसिद्ध कविता है, ठीक है। एक जो झांसी की रानी है वो भी इनकी प्रसिद्ध कविता है। और त्रिधारा, मुकुल आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर देंगे। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और साथ ही शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से और राइट आंसर करते रहिए, ठीक है। जिन्होंने भी यूपी टेट और सी टेट का एग्जाम, ठीक है, देना चाहता है जो भी, तो वो इस क्लास को मिस नहीं करेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, सारी क्लासेस चैनल पे चल रही हैं, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जल्दी से राइट आंसर करेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा, मानक भाषा। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों? देखिए, ये जो मानक भाषा है, मानक भाषा है जो भाषा का आदर्श रूप होती है, ठीक है। भाषा का कैसा रूप होती है? आदर्श रूप होती है, ठीक है। यह देखिए पूर्णतः परिष्कृत, शुद्ध एवं व्याकरण सम्मत भाषा होती है। मानक भाषा की स्थिर अवस्था होने के कारण दोषपूर्ण मानी जाती है। कैसी मानी जाती है? दोषपूर्ण मानी जाती है। भाषा का गुण है सतत परिवर्तनशील एवं प्रवाहमयता को बनाए रखना। उक्त गुण जीवन भाषा में पाए जाते हैं। तो डी इज राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा। सभी को याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आहला खंड के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, परमार रासो, विसल देव रासो। देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक हो चुका है। तो देखिए, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? परमार रासो, ठीक है, परमार रासो। तो इसमें देख लीजिए, ये परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके रचयिता कौन थे? जगनिक। कौन थे इसके रचयिता? जगनिक थे इसके रचयिता थे इसके जगनिक, ठीक है। ये भी याद रखना है, जगनिक थे इसके रचयिता। देखिए, यह आला छंद से बद्ध वीर रस का काव्य है, वीर रस का काव्य है। और पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद बरदाई, ठीक है। ये भी एक बार देख लेंगे। पृथ्वीराज रासो के ये जो है इसके रचयिता कौन थे? चंद बरदाई। और खुमार रासो जो है इसके रचयिता थे दलपति, ठीक है, दलपति विजय। कौन थे? दलपति विजय, ठीक है, दलपति विजय, ठीक है। और परमार रासो के रचयिता पता हो गया है, जगनिक थे। और विसल देव रासो के कौन थे रचयिता? नरपति नाल, ठीक है, नरपति नाल थे इसके रचयिता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिए गए
दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। देखिए, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। ठीक है, भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। ठीक है, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत भिक्षवे चारिक हे बिच्छुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर रख लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्कंद छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। ठीक है, अंबर बिना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। उन्होंने जन्म कहाँ लिया? वैशाली में जन्म लिया उन्होंने। किसने? महावीर ने। ठीक है, महावीर ने। और पावा में शरीर त्याग दिया और जीवन पर्यंत घूमते रहे। ठीक है, जीवन पर्यंत घूमते रहे, मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए। और शंकराचार्य 12 वर्ष की शंकराचार्य थे, जो 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो 41 का राइट आंसर सभी को करना है। अब हम लोगों ने गद्यांश पढ़ लिया है तो सभी को इतना तो पता ही हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में कौन सा आंसर हो जाएगा। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़, अड़ा, अड़, कड़। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें करना है घुमक्कड़ में। देखिए, घुमक्कड़ में कौन सा हो जाएगा, कौन सा प्रत्यय लगा है? अक्कड़। ठीक है, अक्कड़। अक्कड़ शब्द में घूमना मूल शब्द एवं अक्कड़ प्रत्यय है। ठीक है, अत्यय इसका प्रत्यय हो जाएगा। अब देखेंगे 42 का राइट आंसर सभी को करना है। सभी लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो सभी को राइट आंसर करना है। महावीर स्वामी का देखिए जन्म वैशाली में हुआ था तथा पावापुरी में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया था। तो कहाँ हुआ था? तो इसका बीज राइट आंसर हो जाएगा, वैशाली में हुआ था। ठीक है, वैशाली में हुआ था। 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग, दीर्घ, गुण, व्यंजन। तो 43 में देखिए स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि है, जिसका संधि विच्छेद क्या होता है? स्वच्छंद का संधि विच्छेद दोस्तों क्या होता है? स्वाधन छंद, स्वाधन छंद। ठीक है, इसका ये संधि विच्छेद होता है और संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन। ठीक है, व्यंजन हो जाएगी। तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलेंगे 44 की तरफ। राइट आंसर करना है सभी को। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, मतलब आयु कितनी थी? तो 44 का राइट आंसर करना है सभी को। तब उनकी आयु कितनी थी? 35 ईयर। ठीक है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी आयु 35 वर्ष की थी। तो 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलेंगे आगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर देखिए, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, वैदिक धर्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, गद्यानुसार श्रुति धर्म का अर्थ क्या था? वैदिक धर्म। क्या था? वैदिक धर्म। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। तो चलेंगे
46 क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर करना है सभी को। और देखिए सभी लोग चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, ताकि देखिए हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके और आप लोग डेली डेली प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें सीडीपी की भी क्लास हो रही है, हिंदी भी हो रही है और देखिए 9 बजे इसमें मैथ भी चलती है। तो सभी लोग जल्दी से तैयारी अच्छी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 46 नंबर का राइट आंसर करना निमित्त शब्द का पर्याय है प्रकाश, छिद्र, पूर्ण, क्षण। तो निमित्त शब्द का पर्याय क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 का राइट आंसर देखिए निमित्त शब्द का देखिए पर वो पर्याय क्या हो जाता है? क्षण या पल, ठीक है। क्षण या पल का पर्याय होता है निमित्त शब्द। तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? क्षण, ठीक है, क्षण। तो इसका दोस्तों डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे 47 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और राइट आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 47 में राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए इसमें मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाच्य है, ठीक है। कौन सा है? भाववाच्य। भाववाच्य में देखिए आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ना कि सकर्मक क्रिया का, ठीक है। और क्रिया का स्वरूप कर्ता या कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है। कैसा होता है? भाव के अनुसार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका देखिए सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय, अनाहूत। तो बताइए जल्दी से, राइट आंसर करना है। तो 48 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए शब्दों से संबंधित वाक्यांश इस प्रकार है प्रत्याशा जिसकी आशा की गई हो। तो देखिए अप्रत्याशित का क्या होता है? अप्रत्याशित का क्या हो जाएगा? जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो। तो इसका देखिए बी इज राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। और देखिए अपरिमेय का क्या होगा? अपरिमेय जिसकी माप ना संभव हो, जिसकी माप ना संभव हो, ठीक है। अपरिमेय का क्या हो जाएगा? जिसकी माप ना संभव हो, जिसकी माप ना संभव हो, ठीक है। और देखिए अनाहूत, ठीक है, अनाहूत जो बिना बुलाए आया हो उसको क्या कहेंगे? जो बिना बुलाए आया हो उसको क्या कहेंगे? अनाहूत। और देखिए प्रत्याशा जिसकी आशा की गई हो, प्रत्याशा मतलब जिसकी आशा की गई हो, ठीक है। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं 49 नंबर। देखिए गोधूम शब्द का तत्भव है। तो तत्भव बताना है दोस्तों। गोधूम एक तत्सम शब्द है जो कि संस्कृत का शब्द है। तो जल्दी से बताइए गोधूम शब्द का तत्भव क्या हो जाएगा दोस्तों? 49 का देखिए गोधूम शब्द का तत्भव क्या होता है दोस्तों? गेहूं, ठीक है। क्या होता है? गेहूं। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह देख लेंगे गाय का तत्सम क्या होता है? गाय का तत्सम क्या होता है दोस्तों? गौ, ठीक है। ये गाय का तत्सम रूप होता है, ठीक है दोस्तों, तत्सम रूप होता है। तो चलेंगे आगे गोबर का। देखिए गोबर का क्या होता है? गोबर का तत्सम रूप क्या होता है? क्या होगा? गोमय, ठीक है। क्या होगा? गोमय, ठीक है। अब देखिए गोधन तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? ये गोधन खुद ही एक तत्सम शब्द है। ये बाकी तत्भव शब्द है और गोधन तत्सम शब्द है। गेहूं का क्या हो जाएगा? तत्सम गोधूम, गाय का हो जाएगा गौ, गोबर का हो जाएगा गोमय, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे दोस्तों। अब देखिए निष्कटाप शब्द का संधि विच्छेद है, ठीक है। निष्कटाप शब्द का संधि विच्छेद है। तो इसका दोस्तों संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 50 नंबर का राइट आंसर करना है। देखिए इसका सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा दोस्तों? निधन कपट, ठीक है, निधन कपट। तो ए जिसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कौन सी संधि है? सभी को पता होगा, विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें कौन सी हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। इसमें विसर्ग संधि होती है इसमें। देखिए जब विसर्ग से पहले हरसुई, हरसु और बाद में का, खा, टा,
ठा पा मा भा में कोई वर्ग हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, हरस स्वर रहित सा हो जाता है। कौन सा सा? ये वाला सा हो जाता है, ठीक है, स्वर रहित सा हो जाता है। जैसे नी प्लस कलंक, ठीक है, निष्कलंक हो जाएगा। नी प्लस फल निष्फल हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलेंगे आगे 51 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। देखिए, निम्न में किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनग्रहित, अनुग्रहित। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 51 नंबर में राइट आंसर कौन सा इसमें शुद्ध वर्तनी है? अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा, अनुग्रहित, ठीक है, ये इसका शुद्ध वर्तनी है। तो चलेंगे आगे 52 नंबर का राइट आंसर सभी को करना है। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, साथ ही शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए 52 नंबर का राइट आंसर करना है। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष, अपेक्षित। तो जल्दी से बताएंगे अपेक्षा का विशेषण क्या है। तो 52 का राइट आंसर देखिए, अपेक्षा भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। और शब्द कैसा है? स्त्रीलिंग है शब्द, ठीक है, स्त्रीलिंग है। और देखिए इसमें इत प्रत्यय लगा है, इसमें इत प्रत्यय लगा है। देखिए अपेक्षा, ठीक है, अपेक्षा, अपेक्षा। तो अपेक्षा कैसी संज्ञा है? भाववाचक, ठीक है, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा है ये, ठीक है। और देखिए ये शब्द कैसा है? कैसा है? स्त्रीलिंग है शब्द, स्त्रीलिंग है शब्द ये अपेक्षा, ठीक है, स्त्रीलिंग है शब्द। और देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? इत प्रत्यय लगा है। कौन सा? इत प्रत्यय लगा, इत प्रत्यय इसमें लगा है, ठीक है। अपेक्षित विशेषण बनाया जाता है, ठीक है, इसका क्या बनाया जाएगा? अपेक्षित इसका विशेषण बन जाएगा। तो इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलेंगे और देखिए उपेक्षा अपेक्षा का विपरीतार्थक है। देखिए इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? उपेक्षा। ये जो अपेक्षा है इसका विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? उपेक्षा, ठीक है। ये सारी की सारी ही बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे। देखिए साध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो 53 में क्या हो जाएगा दोस्तों? 53 में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसमें? देखिए सीज राइट आंसर हो जाएगा, तालु हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका तालु स्थान होता है। देखिए इसके अतिरिक्त कौन कौन से होंगे? ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ठीक है, दीर्घ ई, चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है, इया, इया का भी उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है। इसी तरह ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान दंतय हो जाएगा और टा, ठा, डा, अड़ा का और रा, सा का उच्चारण मूर्धन्य हो जाएगा, मूर्धा, ठीक है, मूर्धा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे 54 नंबर क्वेश्चन का सभी को राइट आंसर करना है। देखिए अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है अत, आ, अत्य, अति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अत्यंत में अति उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, कौन सा? अति, ठीक है, अति उपसर्ग। तो इसका देखिए डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अति उपसर्ग तथा अंत मूल शब्द है, ठीक है, अंत मूल शब्द हो जाएगा तथा ई और आ के समीप्य के कारण यड़ संधि द्वारा अत्यंत हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ संधि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से, राइट आंसर दीजिए सभी लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर भी करते रहिए, 55 में देखिए दिया गया है उपत्यका का अर्थ है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि। तो 55 में देखिए क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पर्वत के पास की भूमि, ठीक है।
तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे क्या कहते हैं? उदयाचल, उदयाचल कहते हैं। ठीक है, उदयाचल। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 56 नंबर का राइट आंसर करेंगे, सभी को राइट आंसर करना है। अड़ा का उच्चारण स्थान होता है नासिक, कंठोट, मूर्धन्य, कंठ, तालव्य। तो जल्दी से राइट आंसर करेंगे। 56 का राइट आंसर देखिए, ये जो अड़ा होता है ये नासिक के वर्ण है। ठीक है, और देखिए सभी वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं, सभी वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं, जैसे कि अड़ा हो जाएगा आपका, अड़ा हो जाएगा, और इया हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला अड़ा हो जाएगा, और ना हो जाएगा। ठीक है, और माँ हो जाएगा। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? नासिक वर्ण होते हैं। ठीक है, इसके उच्चारण में देखिए श्वास वायु जो है वो नासिका या फिर नाक से होकर निकलती है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ए जिसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेंगे आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर देखिए, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणाम बोधक, सर्वनामिक। तो 57 में राइट आंसर करना है दोस्तों। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिणाम बोधक। ठीक है, परिणाम बोधक। तो सी इज राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 गज मलमल में परिमाण बोधक विशेषण है। देखिए परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। कौन से 2 प्रकार होंगे? ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा निश्चय परिणाम बोधक, एक होगा निश्चय। ठीक है, निश्चय परिणाम बोधक हो जाएगा। और दूसरा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? अनिश्चय परिणाम बोधक, अनिश्चय परिणाम बोधक। ठीक है, अनिश्चय परिणाम बोधक हो जाएगा। और देखिए वैसे विशेषण के तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ना कि परिणाम बोधक के। देखिए विशेषण के 4 प्रकार होंगे: गुणवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण एवं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, और परिणाम वाचक के बोधक के विशेषण कितने होंगे? 2 होंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलेंगे आगे। चौराहा। ठीक है, चौराहा में शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाई। तो इसमें राइट आंसर सभी को पता होगा मोस्टली, तो सभी लोग जल्दी से राइट आंसर कर दीजिए। देखिए 59 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विगु। ठीक है, द्विगु, जो कि देखिए चौराहा में द्विगु समास है। और द्विगु समास में पूर्व पद, देखिए पूर्व पद कैसा होता है? संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे इसमें चौराहा, देखिए चौ मतलब 4। ठीक है, 4 रास्ताओं वाला चौराहा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला पद कैसा हो जाएगा? संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। और समूह या समाहार का घोतक होता है। ठीक है, इसके अन्य उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे अठन्नी, दोपहर, नवरत्न, नवरात्र, चतुर्मास, पंचवटी। ठीक है, ये सारे के सारे इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो चलेंगे आगे। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौराहा शब्द में 60 नंबर, चौराहा 60 नंबर देखेंगे। आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो 60 में राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? देखिए आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? अप्रिय लगना, मतलब आंख का तारा होना का अर्थ है बहुत प्रिय होना। ठीक है, इसका मतलब होगा अप्रिय लगना। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्लास को एंड करती हूँ यहीं से। उम्मीद करती हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही शेयर भी करते रहिए। ठीक है, क्लास को अंत तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।